This is part 3. Dispersion. Scattering. Dispersion means scattering. How data is scattered. चलो इसका मीनिंग देखते हैं. वही चाय वाला एग्जाम्पल देखो. एक डे है और एक कप ऑफ टी है रिप्रेजेंटेड बाई एक्स. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. 2 कप, 4 कप, 6 कप, 8 कप. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन और एवरेज एक्स बार और सिमल्टेनियसली. इसके डेटा सेट के एवरेज को सिमल्टेनियसली बोलेंगे, विच इज समेशन ऑफ एक्स बाई एन. क्योंकि कोई कॉरस्पॉन्डिंग वेट का डेटा सेट मेरे पास नहीं है तो इक्वल वेटेड मानेंगे, विच इज 5. ठीक है. तो फ्राइडे का एक्सपेक्टेशन कितना है? 5. ठीक. अब क्वेश्चन है, और फ्राइडे का एक्चुअल डेटा क्या है? ये तो एक्सपेक्टेशन है ना, और एक्चुअल डेटा ये नोन. ऑब्वियसली वी आर नॉट फॉर्चून टेलर, मुझे नहीं पता है. ये डेटा सेट अननोन है. फिर से चलो इसको मैं इसको रेट से डिनोट कर देता हूँ. सेंस आ गया कि मंडे को मैं आपके घर में 2 कप चाय पिया, ट्यूसडे को 4 कप, देन वेंसडे को 6 कप, थर्सडे को 8 कप. एवरेज 5 हो गया इसका. तो हमने पढ़ा था कि डेटा इज रैंडम इन नेचर, देन अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सिमल्टेनियसली एज वेल एज बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ नेक्स्ट आउटकम. तो मम्मी बोलेगी कि कितना चाय पिएगा, आप बोलेंगे कि 5 कप पिएगा, लेकिन 5 कप एग्जैक्ट पिएगा? ऑब्वियसली नहीं पिएगा. 5 का एवरेज है, इससे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होगा. अगर दिल्ली टू नोएडा का रूट में एवरेज टाइम अगर 1 आवर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1 आवर लगेगा, थोड़ा कम भी थोड़ा ज़्यादा भी. तो ये आइडिया रखो. तो कितना डेविएट हो सकता है, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो एवरेज है इससे मैं हिस्टोरिकली कितना डेविएट हुआ. और बैक ऑफ द माइंड ये बात भी याद रखो कि जब आप बोलते हैं कि मैंने आज ज़्यादा खर्च किया या मैंने आज कम खर्च किया, तो आप किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? अमित से जो कुछ भी नहीं खर्च करता, या अंबानी से जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है? आप किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से, कि ऑन एवरेज मैं पॉकेट मनी 70 रुपीज़ खर्च करता हूँ, आज 80 खर्च हो गया, तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा खर्च हो गया. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकली मैं कितना डेविएट हो रहा हूँ. तो उसके लिए देखेंगे एक्स माइनस एक्स बार कि मेरा डेटा सेट हिस्टोरिकली कितना डेविएट हुआ है. तो मंडे को मैं अपने एवरेज से -3 का डेविएशन पर हूँ, या मैं, और 4 - 1 1, दिस इज 1 3, इसका एवरेज 0 होगा. ये डेटा सेट मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका एवरेज 0 हो जा रहा है. तो इसके साथ आप कुछ मैट्रिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो मुझे साइन को यहाँ से हटाना होगा. तो साइन कैसे हटेगा? मैथमेटिक्स में साइन को एलिमिनेट करने का 2 मेथड है. या तो मॉड लगा लो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, और दूसरा जो ऑपरेटर है उसको स्क्वायर करना बोलेंगे. तो मॉड ले लो, एक्स आई माइनस एक्स बार. क्लियर? नाउ the corresponding absolute deviation of data set x is 3 and the expectation is 5, mean is 5. तो अगर डेटा सेट 2 अगर डिलीट हो गया, तो तुम डेटा सेट 2 को प्रिडिक्ट कर सकते हो नंबर क्या होगा. कि सपोज डेटा सेट ये जो 2 था वो कहीं से डिलीट हो गया, तो तुम विद हेल्प ऑफ 2 रेड ब्लॉक्स प्रिडिक्ट कर सकते हो. यस. ये जो 3 है, या तो ये +3 है या -3 है, क्योंकि इसमें साइन तो आपने एलिमिनेट कर रखा है. तो अगर ये +3 है तो नंबर 8 होगा, अगर वो -3 है तो नंबर 2 होगा. तो आई कैन प्रिडिक्ट 2 विद हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस माइनस कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन.
क्लियर। उसी तरह फ्राइडे का मुझे कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन मिल जाए तो मैं फ्राइडे का डेटा प्रिडिक्ट कर लूँगा। तो फ्राइडे का कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन कौन हो सकता है? मैंने क्या पाया कि व्हेन डेटा इज रैंडम इन नेचर देन अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट प्रिडिक्टर। तो ये जो x माइनस एक्स बार का डेटा सेट ये भी तो रैंडम डेटा है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज 3 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर n, इस कमास टू बी 2। जो 2 है तो मुझे 5 पता है, 2 पता है, तो 5 का फ्राइडे का डेटा प्रिडिक्ट हो जाएगा। यस, 5 प्लस माइनस 2, दिस 2 is called average deviation of data from simultaneity and it's a measure of dispersion, and it's a measure of dispersion। ये किसका एवरेज है? एब्सोल्यूट डेविएशन का एवरेज है। therefore इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? MAD, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डेटा सेट, एंड इट्स अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कि ऑन एवरेज डेटा सेट का उम्मीद 2 का डेविएशन का है और तुम्हारा सिमिलटेनियसली 5 का है, तो उम्मीद क्या करो? 5 प्लस 2 या 5 माइनस 2, तो इट विल रेंज फ्रॉम 3 to 7। तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्राइडे को मैं चाय 3 से 7 कप पीऊंगा विथ एवरेज ऑफ 5। दिस आइडिया ऑफ डिस्पर्सन। तो फर्स्ट मैट्रिक इज कॉल्ड मैड। नाउ कम टू सेकेंड मैट्रिक। Second metric is called variance, denoted by variance of x। सेम डेटा ले लिया 2 4 6 8, इसका सिमिलटेनियसली एक्स बार क्या हो गया? 5। ये मंडे ट्यूसडे का डेटा है, ठीक है। कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार -3 -1 1 3। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि 0 हो रहा है। तो सेकेंड मेथड क्या है? साइन को एलिमिनेट करने का, स्क्वायर कर लो। x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग अ डेटा सेट विच इज क्रिएटेड बाय स्क्वायरिंग डेविएशन डेटा, दैट इज 9 1 1 9। क्लियर? एवरेज ऑफ दिस डेटा सेट इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। द एवरेज ऑफ प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड सिमिलटेनियसी। Average of D is always 0, no issue। Average of x minus x bar data set is called MAD, and average of this data set is called variance of x, which is represented as x minus x bar whole square by n। एक बार n पर होल्ड करो, we will come to that part, n minus 1 आगे चलेंगे, ठीक है। The variance of x is equal to summation of x minus x bar whole square by n। This comes to be 9 plus 9 18 20 5 आ गया, तो वेरिएंस इज 5। आगे लिखो, इसके आगे लिखो, कॉपी पेन निकालो, लिखो वेरिएंस इज एवरेज ऑफ डी स्क्वायर डेटा सेट, डिवीजन स्क्वायर डेटा सेट। वेरिएंस इज एन एवरेज ऑफ डी स्क्वायर डेटा सेट। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग मीन्स सैलरी स्क्वायर, इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है ना। सैलरी, एवरेज सैलरी का तो एक फिजिकल सेंस आता है। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग बिकॉज इट रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ डी स्क्वायर। वेरिएंस रिप्रेजेंट डी स्क्वायर का एवरेज, डिवीजन स्क्वायर का एवरेज क्या है, बस सिंपली। बट वी रिटेन दिस मैट्रिक because it is easy for us in mathematical equation। मैथमेटिक्स में वेरिएंस यूज करना इजी होता है इसलिए इसको रखते हैं, अदरवाइज का फिजिकल मीनिंग नहीं है। फोर्थ मैट्रिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, denoted by sigma of x, as variance of x is indicator of d square data set, average of d square data set। The root of variance is an indicator of average deviation of data from simultaneity, from simultaneity, and this root of variance is called standard deviation। So in this running example, sigma will be around 5 2.3।
तो इज अ मेजर ऑफ एवरेज डेविएशन की सेंट्रल टेंडेंसी ऑन एवरेज कितना डेविएट कर सकता है। तो तुम अगर मैथ के बेसिस पर मेरा प्रेडिक्ट करो तो क्या बोलोगे, सेंट्रल टेंडेंसी 5 की है, +-2 का डेविएट करेगा और आपका एनालिसिस हो जाएगा 3 to 7। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करो तो क्या होगा, 5 ± 2.3। तो बोथ मैड एंड सिग्मा आर मेजर ऑफ डिस्पर्सन अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद बुलेट पॉइंट में लिख लो एक बार, 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे कि बोथ मैड एंड सिग्मा आर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आगे लिखो, इन फाइनेंस रिस्क मीन्स हाउ मच वी कैन डेविएट फ्रॉम एक्सपेक्टेड लाइन। In finance, risk means how much we can deviate from expected line. Therefore, sigma is a measure of risk, or mad also. So sigma and mad are measure of risk, and they quantify risk. तो यहाँ पर हमने रिस्क को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दिया इस मैट्रिक्स से। तो सिग्मा एंड मैड क्वांटिफाई रिस्क। तो सिग्मा क्वांटिफाई रिस्क। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, सिग्मा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैड। हमारा रनिंग एग्जाम्पल में 2.3 आया था और ये 2 आया। ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, याद रखो। सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैड, या तो इक्वल टू होगा या फिर मैड से ज्यादा होगा। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन है कि अब सिग्मा भी अच्छा मेजर है और मैड भी अच्छा मेजर है। सिग्मा तो हमने सुना भी था, मैड तो आज पहली बार सुन रहा हूँ या बहुत रेयर सुना हूँ। तो ऑब्वियसली आपको अगर इंट्यूशन से बोलना हो कौन सा मैट्रिक ज़्यादा अच्छा है तो ऑब्वियसली विल गो फॉर सिग्मा। तो लिखो, बट इज नॉट अ रीजन, आई विल गिव यू अ प्रॉपर रीजन, डरो नहीं। सिग्मा इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्सन देन मैड। सिग्मा इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्सन देन मैड बिकॉज देखो, ये प्राइमरी डेटा था 2468 का, सेंट्रल टेंडेंसी मेरा 5 की थी। तो व्हाट इज dx, मैं डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल लाइन -3 -1 1 3, x माइनस एक्स बार 3 1 1 3, वेरिएंस मीन्स सॉरी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 9 1 1 9। अब इन 4 डेटा में से ज़्यादा डेविएटेड डेटा कौन है? ऑब्वियसली 2 और 8, ये 3 3 का डेविएशन है। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मैड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटलायर इज ओनली 3। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। आउटलायर में और सेंट्रल डेटा में 2 का डिफरेंस है, और वेरिएंस वाले केस में 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बात को लिखो कि सिग्मा इज अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज बाय स्क्वायरिंग वी असाइन मोर वेट टू मोर डेविएटेड डेटा। बिकॉज बाय स्क्वायरिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी फ्रेमवर्क में मैं आगे का मैट्रिक डिफाइन करूंगा कि स्क्वायर करने से ऑटोमेटिकली आउटलायर का वेट बढ़ जाता है मीन में। सिग्मा इज अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज by squaring we assign more weight to more deviated data, therefore variance or sigma capture outlier more effectively। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आउटलायर को कैप्चर करता है। इन दैट सेंस सिग्मा इज अ बेटर मेजर। ठीक है, तो बाय स्क्वायरिंग, जैसे स्क्वायर करोगे पावर्स बढ़ाओगे तो उस आउटलायर का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर, दैट्स द आइडिया। चले, तो सिग्मा हो गया। फोर्थ मैट्रिक इज रेंज। इस स्टैंड अलोन मैट्रिक, इसके साथ आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, स्क्वायर कर दो, हाफ कर दो। हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। जैसे डेली रेंज 10 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि नून में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो 4 AM का आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, मीन्स 10 डिग्री का टोटल वेरिएबिलिटी है इसमें। तो रेंज इज हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोएस्ट डेटा पॉइंट।
जैसे तुम अगर कोई ड्रेस लेने जाते हो तो तुम बोलते हो कि 2000 से 5000 का रेंज का दिखाओ, दैट्स यू गेट आइडिया कि 3000 का मेरे पास बफर है। एनीवे उसके साथ कुछ मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, सेंस आ रहा है, हाँ, उसके साथ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपका रेंज हो गया। तो हमने डिस्पर्सन के 4 मैट्रिक पढ़ा, कौन कौन सा, रेंज, मैड, वेरिएंस, इसका मैथमेटिकल यूज है, रूट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन होता है जिसका मीनिंग है, लेकिन रूट है उसके साथ, इसीलिए मैथमेटिकल इक्वेशन में मुश्किल होगा, इसलिए वेरिएंस को यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, इट इज सिंपल मैड, इसको रेंज ही बोलेंगे, क्लियर। ठीक, आपका प्राइमरी मैट्रिक मिल गया। जो मैं बोलता हूँ कि मुझे फ्रेंडशिप करना है तो मुझे 2 चीज़ बता दो, फिर बाकी देखते हैं, लुक्स क्या है और सैलरी क्या है, तो उससे मुझे उस पर्सन का एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। उसी तरह किसी डेटा सेट का आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बता दिया तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट डेटा सेट। और भी मैट्रिक हो सकता है, तो आप हायर ऑर्डर मैट्रिक पर जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये 2 मैट्रिक है, क्लियर। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल। मैट्रिक कैलकुलेटेड ऑन पॉपुलेशन डेटा, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर, एंड इज यूजिंग ग्रीक, और इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्टैट, इट इज यूज बाय रोमन, ठीक है। तो मीन के लिए म्यू यूज करेंगे, समेशन ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है। इसके बारे में लिखो, इफ सैंपल इज random, then mean is the unbiased estimator of population parameter mu. Then sample mean is the unbiased estimator of population parameter mu. लिखो, मैं बताता हूँ। Then x bar is the unbiased estimator of population parameter mu. ये x bar से मुझे अंदाजा मिल जाएगा कि एक्चुअल मीन क्या है, ठीक है। x bar is the unbiased estimator of population। अनबायसनेस हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ेंगे, सॉरी सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पढ़ेंगे, लेकिन अनबायस का ऐसे मीनिंग समझो कि मेरा ब्रदर है तो उसको देखकर आपको मेरे बारे में अगर पता चल जा रहा है तो माय ब्रदर इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ अमित, सेंस आ रहा है ना, इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। सिग्मा क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, रूट ओवर लेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, रूट ओवर डी लेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे, सैंपल के लिए रोमन यूज करना है तो एस एक्स यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बिकॉज बाई रूट, अब लिखो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। To remove unbiasedness, we are changing the denominator by n-1. Now it's the unbiased. n-1 लगाने के बाद unbiasedness आ गई, और n-1 is also called degree of freedom. Degree of freedom. It is also called degree of freedom. तो तुम्हें यहाँ पे याद तो रख लेना है कि सैंपल में रूट डिवाइड बाई n-1 करते हैं। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ करते हैं क्यों है, कि डेटा से 2468 है, इसका मीन 5 है, ठीक है, इसका मीन 5 है, और आपने वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करोगे, x माइनस एक्स बार करोगे, तो 2 माइनस 5 किए तो -3 स्क्वायर किया आपने,
फिर -1 स्क्वायर किया, फिर +1 स्क्वायर किया, और आप मेरे कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लास्ट कैलकुलेशन को भी ऑब्जर्व करोगे या नहीं करोगे? आप लास्ट कैलकुलेशन को ऑब्जर्व इसलिए नहीं करोगे कि आपको मीन तो पता है, क्योंकि मीन मैं यूज कर रहा हूँ, और 3 डेटा भी पता चल गया। अगर मीन पता है और 3 डेटा पता है तो ऑटोमेटिकली ये डेटा फिक्स्ड हो गया, तो +3 ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया। तो व्हेन यू आर यूजिंग मीन in your mathematical formula, then randomness of one data is lost। ठीक है, तो अब रैंडम डेटा इसमें सिर्फ n-1 ही बचा, therefore we are changing denominator by n-1। एक ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या हो गया कि पॉपुलेशन डेटा सेट में तो सारा डेटा होगा जिसमें आउटलायर्स भी होगा। जब तुम सैंपल कलेक्ट करोगे तो सिर्फ सेंट्रल जोन से डेटा आएगा, आउटलायर्स इसमें आएगा नहीं। इसीलिए सैंपल का जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे वो थोड़ा कम निकल के आ जाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा कम करना होगा, तो n-1 करते हैं। ठीक है, ऐसे ये मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव्ड है कि अनबायसनेस का थ्योरी समझोगे तो प्रूव होके आ जाएगा कि अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज √summation of x - x bar होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। n-1 लेंगे वहां पर। तो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए n लेंगे और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डिनोमिनेटर में n लेंगे, सैंपल में n-1 लेंगे। इसीलिए इशू आ जाता है कि सैंपल डेटा है या पॉपुलेशन डेटा है, अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जबकि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में n ही लेंगे। तो हमने 4 मैट्रिक पढ़ लिया। अब आ जाओ कोवेरिएंस। डिनोटेड बाय कोव xy, डिनोटेड बाय कोव xy। लिखो इसके बारे में, इट कैप्चर ट्रेंड बिटवीन 2 डेटा सेट। ट्रेंड कि दोनों डेटा सेट का मूवमेंट है, को मूवमेंट एक जैसा है या नहीं है, कि मैं मूवी देख रहा हूं तो मेरा रूममेट भी मूवी देख रहा है या नहीं देख रहा है, या पढ़ाई कर रहा है, तो वो ट्रेंड पकड़ना। क्लियर? इट कैप्चर दैट ट्रेंड। तो चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। 2 फ्रेंड हैं और हमारा एक गैंग है। हम लोगों ने सोचा इस कॉलेज कैंटीन में कि इन लोगों का एक्सपेंडिचर करने का ट्रेंड कैसा है पकड़ा जाए एक बार। तो लाला का कैंटीन में लोग बैठ गए और देख रहे हैं कि वो एक्स एंड वाई किस तरह एक्सपेंडिचर कर रहा है। मंडे को इसने 2 रुपये खर्च किया, इसने 10 किया, 2, 4, 6, 8, और ये ऐसा खर्च किया। एक्स बार 5 आ जा रहा है और वाई बार कितना हो जाएगा, 30, 120 बचा 4, 30 हो गया, राइट। ये समझना, कैंटीन का एक सेटअप दिमाग में रखो। dx मीन्स x - x बार, -3 अपने से कितना कम खर्च किया। जब भी कंपेयर होगा तो अपने आप से होता है, अंबानी और अमीर से करोगे गलत हो जाएगा। -3 -1 1 3, और dy दैट इज y - y बार, -20 -10 10 20। तो फर्स्ट डे एक्स ने भी अपने एवरेज से कम खर्च किया, वाई ने भी अपने एवरेज से कम खर्च किया, और लास्ट डे एक्स ने भी ज़्यादा किया, वाई ने भी ज़्यादा किया। दोनों डेटा सेट को मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों का ट्रेंड सेम होगा तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 रहेगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई x - x बार इंटू y - y बार इज +60 +10 +10 +60। Average of this data set is called covariance, denoted by is equal to average of x - x bar into y - y bar over n। For sample it will be n-1, ठीक है, n or n-1। For population it is n, and for sample it will be n-1। Always remember, for covariance and variance we will have to use n-1। अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 130 140 140 बाई 4 कितना हो गया, अराउंड 35, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट ट्रेंड इज ओवरऑल पॉजिटिव, कि अगर एक ज़्यादा खर्च करता है दूसरा भी करेगा, एक नहीं करता है दूसरा भी नहीं करेगा। अब देखो, अगर रैंडमनेस होता कि कोई ट्रेंड नहीं है तो कभी कोई पॉजिटिव होता कोई नंबर नेगेटिव होता, तो ओवरऑल क्या हो जाता, कोई पॉजिटिव आता कोई नेगेटिव आता कोई नेगेटिव आता, ओवरऑल नंबर क्या होता, जीरो। सो इफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो, देन वी विल से they are not linearly related. There is no relationship between x and y. Ignore the word linear for as of now. They are not related. Clear? सेकेंड क्वेश्चन इसमें लिखो, अब यहाँ तक हो गया कि एवरेज ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू, अब इसके बुलेट पॉइंट्स लिख लो। कोवेरियंस कैप्चर ट्रेंड बिटवीन टू डेटा सेट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 is the average of x minus x bar dot y minus y bar data set. Clear? Is equal to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by n minus 1 for sample. अब हर बार सैम्पल पॉपुलेशन करने की जरूरत नहीं, रिमेंबर दैट थिंग, बाई n minus 1। आगे लिखो, the sign indicates the direction of trend. The sign of a covariance represent direction of the trend. It is positive that they are positively related. However, the numerical number does not, important point पे जा रहे हैं, the sign indicate the direction of trend. However, the numerical number does not indicate the strength of togetherness. कि 35 है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या 40 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है। स्टार लगा लो इस बात पर। द साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, हाउएवर द न्यूमेरिकल नंबर डज नॉट इंडिकेट द ट्रेंड बिकॉज इट इज यूनिट डिपेंडेंट। इट इज यूनिट डिपेंडेंट। मैं मीनिंग बता रहा हूँ। हो गया जी। अब क्या हुआ, मेरे गैंग में एक ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड आ गया, ठीक है। उसने बोला कि फ्रेंड ये रुपीज़ में ना, साउथ इंडियन करेंसी तो मैं समझता नहीं, इंडियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़, आप इसे यूएसडी में रिपोर्ट करो। मैं बोला ठीक है। तो इंडियन करेंसी यूएसडी से 75 टाइम्स लो वैल्यू का है, चलो भाई। तो यूएसडी में रिपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2275, और ये पाकिस्तानी रुपीस होता तो और बुरा स्थिति होती, 150 से डिवाइड होता, ठीक है। इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी 75 स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो 35/75 स्क्वायर क्या हो गया, वर्चुअली जीरो हो गया। जब आप रुपीज़ में रिपोर्ट कर रहे हो तो ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आप डॉलर रिपोर्ट कर रहे हो ट्रेंड डाउन लग रहा है, तो नॉट अ रिलायबल मेजर। दैट्स द मीनिंग कि न्यूमेरिकल नंबर ऑफ ए कोवेरियंस इज यूनिट डिपेंडेंट, तो इट्स नॉट अ रिलायबल मेजर। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको रिपोर्ट कर रहे होते इन दोनों फ्रेंड के एक्सपेंडिचर को, तो काफ़ी बढ़ा हुआ आता, डबल होता, 70 होता। इंडिया में 35 हो गया, डॉलर में अराउंड 0.1 हो गया। दैट्स द आइडिया। अब आ जाओ स्केलिंग ऑफ कोवेरियंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक। ये तो स्केलिंग ऑफ कोवेरियंस से तो आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्केलिंग से भी आएगा। चलो स्केलिंग का मीटिंग बताते हैं। कहानी सुनना, ठीक है। मैं फ्राइडे नाइट को 6 रुपये का दारू पीता हूँ, ठीक है, और मेरा फ्रेंड 40 रुपये का वाइन ड्रिंक करता है। इफ ड्रिंकिंग ऑफ वाइन इज अ मेजर ऑफ फन, तो हु इज मोर फन लिविंग? Assuming that drinking of wine is a metric to capture your jolliness, then who is more fun loving? Obviously who is spending 40 रुपीज़, जो 40 रुपये खर्च कर रहा है। मैंने एक और डेटा दिया कि मैं 10 रुपीज़ अर्न करता हूँ और 6 रुपीज़ का वाइन ड्रिंक करता हूँ। अब मेरा फ्रेंड 100 रुपीज़ अर्न करता है, 40 रुपीज़ से करता है, तब नाउ योर
कंक्लूजन विल चेंज। क्लियर? तो स्केल का मतलब होगा क्या कि जो तुम खर्च करते हो उसका स्केलिंग प्रॉपर किससे होना चाहिए, तुम्हारे रेवेन्यू से। तो योर एक्सपेंडिचर इज स्केल्ड बाय रेवेन्यू, हियर इज एक्सपेंडिचर इज स्केल्ड बाय रेवेन्यू और इनकम। क्लियर? तो इट इज 6 इन द सेम सेंस इन्वेस्टमेंट में, इफ 10 रुपीज बिकम 12 और 100 रुपीज बिकम 115, तो प्रॉफिट हियर इज $2, profit here is $15. If you look at the absolute value of profit and stock 2 will appear more good, क्योंकि 15 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, बट यू हैव टू स्केल इट। स्केल किससे करेंगे? कुछ भी अप्रोप्रिएट स्केलिंग मेजर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट स्केल्ड बाय इन्वेस्टमेंट इज अ न्यू मैट्रिक कॉल्ड रिटर्न, एंड रिटर्न इज स्केल्ड मैट्रिक। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपका एनालिसिस डिफर नहीं करेगा। तो इन फर्स्ट केस रिटर्न इज 20% एंड सेकेंड केस रिटर्न इज 15%, एंड इट इज स्टैंड अलोन। नाउ यू कैन कंपेयर टू रिटर्न्स, you don't have to ask how much you have invested, no other information required. So return is a scaled metric. When you want to compare data across domain with different unit or like that, and we have to get the scaled metric. So return is a scaled metric. Clear? एक और एग्जाम्पल लो। मेरे 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी। एक का मैंने फेस का पिक्चर अपने मोबाइल में ओपन किया तो उसमें आईज इस तरह है, और एक का फेस मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन किया। तो किसका आईज का डायमेंशन बड़ा है? लैपटॉप में जो पिक्चर उसका या जो मोबाइल में पिक्चर उसका? किसकी आईज अच्छी होगी? ठीक है, कैसे होगा? तो ऑब्वियसली whatever may be the dimension of eyes, if you open it on a laptop, that dimension will be higher, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल कैसे करेंगे? डायमेंशन ऑफ आई स्केल बाय डायमेंशन ऑफ स्क्रीन। अब जिसका भी ज़्यादा आ जाएगा, इसका 10% आ गया, इसमें 7% आ गया, दैट मीन्स से दैट पिक्चर इन मोबाइल हैज हायर डायमेंशन दैन दैट ऑफ लैपटॉप। क्लियर? इसको स्केलिंग। तो यू मस्ट नो द अप्रोप्रिएट स्केलिंग। तो स्केलिंग में इंपॉर्टेंस किस बात का है कि जो इनहेरिएंट क्वालिटी अगर चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी चेंज हो। जैसे यहाँ पर 10 की जगह 100 हो जाता तो ये 120 हो जाता, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे से लिनियरली लिंक्ड हो, उसी से स्केल करोगे। यहाँ पर साइज ऑफ आई एंड साइज ऑफ स्किन ऑटोमेटिकली लिंक्ड है, यहाँ पर भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर लिंक्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केल करने के लिए जो स्केलिंग मैट्रिक होना चाहिए वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए जिसको आप स्केल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस? एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन। गुड। और सिग्मा किसको इंडिकेट करता है? इज ए इंडिकेटर ऑफ एवरेज डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन है, राइट, इसके एवरेज को डिनोट करता है। तो कोवेरियंस को एवरेज ऑफ डेविएशन से स्केल कर दो और y माइनस वाई बार को एवरेज ऑफ y से सिग्मा ऑफ y से स्केल कर दो। x माइनस एक्स बाई इज द एक्चुअल डेटा एंड सिग्मा x इज द एवरेज ऑफ दैट डेटा। x minus x by the actual data and sigma is the average of that particular data. So scaled by sigma x, sigma y. And scaled value of covariance is a new metric called correlation. Correlation. Rho for population and R for sample, which is equal to covariance xy scaled by sigma x, sigma y. So correlation is equal to covariance xy scaled by sigma x, sigma y. आगे लिखो, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। गुड। When it is -1, we will say it is perfectly negatively correlated. If one stock goes up, other will go down. When it is 0, there is no linear relationship. We cannot predict anything on the basis of
return of first data. When correlation is +1, then if one goes up, then second will go up. If one goes down, then second will go down. 10 is 100% in the same direction. That's the idea of correlation. In the same sense, coefficient of variation, CV, sigma is scaled by x bar. Sigma is x minus x bar, average of that. This must be scaled by x bar. If x bar increases, then sigma will increase, so is average. It is scaling of standard deviation by x bar. We call coefficient of variation, CV. अब आ जाओ algebra of covariance. Covariance between x and y is equal to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by n minus 1, assuming sample. तो can I calculate covariance between x and x? Obviously just replacing x, क्या हो जाएगा? Summation of x minus x bar into x minus x bar is equal to n minus 1. तो covariance of x and x is nothing but variance of x. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है. कोवेरियंस ऑफ एक्स एन एस इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ एक्स. आगे चलो. कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड कांस्टेंट 2, तब क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड 2 माइनस 2 बार इज 2 बाई एन. तो 2 माइनस इज ऑलवेज 0. तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स is equal to covariance between x and x divided by sigma x sigma x. Covariance of x is कितना निकला था? It is variance of x and sigma square x is also variance of x is equal to 1. तो covariance between x and x is always 1. तो इसका मतलब हमने स्केलिंग सही किया है. x अब मैं अपने आप के साथ तो हमेशा कोरिलेटेड हूँ ना. मैं ऊपर तो मैं भी ऊपर, मैं नीचे तो मैं भी नीचे. तो between x and x is always 1. Clear? Covariance between ax and by क्या होगा? Summation of ax minus ax बार होगा. अगर ax डेटा सेट का एवरेज x बार है तो ax डेटा सेट का एवरेज क्या होगा? ax बार होगा. सभी डेटा a से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इंटू by माइनस by बार बाई n माइनस 1. ए कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया? ए बी कोवेरियंस ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n माइनस 1. इट इज नथिंग बट कोवेरियंस बिटवीन x एंड y. तो मुझे मिल गया कोवेरियंस बिटवीन x एंड बी वाई इज इक्वल टू ए बी टाइम कोवेरियंस बिटवीन x एंड y. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो हमने 3 प्रॉपर्टी देखा कि कोवेरियंस बिटवीन x एंड x इज वेरियंस, covariance between x and c constant is 0, and covariance between x comma by is equal to ab times covariance between x and y. Clear? Second, variance x and covariance xy in term of expectation. ठीक है, in term of एक्सपेक्टेशन. तो वेरिएंस देख लेते हैं, उसी से निकल जाएगा. वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन और एन माइनस 1. इसको ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x एक्स बार बाई एन. ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया. समेशन को अंदर ले जाओ तो इट इज एक्स स्क्वायर, क्या भी रहने दो उसमें, बाई एन. एक्स बार इज ए कांस्टेंट नंबर, तो समेशन कितने बार लगेगा? n टाइम लगेगा, तो हो जाएगा n एक्स बार स्क्वायर बाई एन. यहाँ पर 2x बार कॉमन है, क्या बचेगा अंदर? समेशन ऑफ x बाई एन. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस एक्स बार स्क्वायर, एन कैंसिल हो गया, और एक्स समेशन ऑफ x बाई एन इज x बार 2x बार स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर बाई summation of x square by n is
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बार प्लस x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x होल स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन. इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो वेरिएंस ऑफ x इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, e ऑफ x का होल स्क्वायर. टेक द चाय वाला एग्जाम्पल 2 4 6 8. दिस इज x. व्हाट इज e ऑफ x? 5. मेक इट एस स्क्वायर. 4 16 36 64 64. द एवरेज ऑफ दिस इज दैट इज कॉल्ड e ऑफ x स्क्वायर. ये 30 आ जाएगा. पुट इन द फॉर्मूला दैट इज 30 माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 5. मैच कर रहा है. ठीक है. और कोवेरियंस एक्स वाई क्या होगा? देखो कोवेरियंस क्रॉस है और वेरियंस अपने आप के साथ है. तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा? ई ऑफ एक्स वाई. और ई ऑफ एक्स इंटू ई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई. तो कोवेरियंस इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन इज ई ऑफ एक्स वाई. डेटा सेट मीन्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लो, जो डेटा सेट क्रिएट होगा उसका एवरेज ले लो, और x का इंडिविजुअल एवरेज ले लो और y का इंडिविजुअल एवरेज ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो. एक होता है मल्टीप्लाई करने के बाद एवरेज लेना, वो e ऑफ एक्स वाई है. और तो एक है x का इंडिविजुअल एवरेज ले लो और y का इंडिविजुअल एवरेज ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना. ठीक, कोवेरियंस एक्स एंड वाई. ठीक है. आगे चलो. हायर ऑर्डर मैट्रिक. 10 मिनट और लगेगा. 40 50 1 घंटे का है. हायर ऑर्डर मैट्रिक. फर्स्ट वन इज योर स्क्यूनेस. क्या नाम है इसका? इट कैप्चर डिस्टॉर्शन इन डेटा सेट और साइड ऑफ आउटलायर. कि अगर आउटलायर है तो किस साइड है. अगर दोनों साइड इक्वल आउटलायर है तो स्क्यूनेस 0 है और डेटा सिमेट्रिकल है. अगर राइट हैंड साइड है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड है तो स्क्यूनेस नेगेटिव है. तो इस मैट्रिक उसको कैप्चर करेगा. देखो -3 -2 -1 0 1 2 3. जितना 3 इधर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग 3 इधर है तो स्क्यूनेस 0 होगा. 3 की जगह 30,000 कर दो तो राइट साइड हो गया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड नहीं है. तो मुझे साइन को भी कैप्चर करना है और आउटलायर को भी कैप्चर करना है. तो आउटलायर कैसे कैप्चर होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या किया था? स्क्वायर किया था. क्यूब कर देंगे तो आउटलायर कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिंग विल गिव मोर वेट टू आउटलायर, और क्यूब साइन को भी रिटेन कर लेगा. तो क्यूबिंग इज अ परफेक्ट मल्टीप्लायर ऑफ परफेक्ट पावर टू कैप्चर स्क्यूनेस. x माइनस एक्स बार क्यूब का एवरेज. ये डेटा यूनिट ड्रिवन है. तो एक x माइनस एक्स बार के लिए एक सिग्मा से स्केल करेंगे तो यू रिक्वायर 3 सिग्मा x सिग्मा क्यूब. एंड दिस मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यूनेस. It capture outlier and it also capture the sign of the outlier. The skewness is 0, then mean is equal to median is equal to mode. If skewness is positive, then mean will be greater than median will be greater than mode, and if skewness negative, then mode will be greater than median will be greater than mean. Mean सबसे कम होगा. ठीक है जी. अब आ जाओ फोर्थ मैट्रिक इज कॉल्ड कर्टोसिस. It capture fatness of tail and pickedness. मैं बता रहा हूँ पिकेडनेस क्या है. देखो एक -3 -1 -2 -2 1 0 1 2 3 और एक है -40 -30 -3 -2 -1 0 1 2 3 30 40. इसमें इसको बोल रहे हैं क्या? टेल जोन. और ये वाला जो मीन के आसपास है, मीन यहाँ पर है 0 के आसपास, इसको सेंट्रल जोन बोल रहे हैं. तो वी वांट टू कैप्चर कि हाउ मच रोल आउटलायर इज प्लेइंग इन डिस्पर्सन. डिस्पर्सन में आउटलायर का कितना रोल है. तो हाउ टू कैप्चर रोल. स्क्वायर करने से तो मैंने आउटलायर का इंपॉर्टेंस दिया, अब मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 बाई n
सिग्मा टू द पावर 4 से स्केल कर दिया, दिस इज कर्टोसिस। अब आप बोलेंगे 6 कर दो, 8 कर दो, जब 4 से भी हो गया तो 6 8 क्यों किया जाए? ये लॉजिक दिया गया कि 6 4 से जरूरत नहीं है, 4 से भी हो जाएगा। 4 से भी आप वही कंक्लूड करोगे जो टू द पावर 6 करोगे, तो कंप्यूटर को एक्स्ट्रा बर्डन क्यों दिया जाए? ठीक है, दैट्स द आइडिया, दिस इज कर्टोसिस। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन on the basis of kurtosis. Distribution on the basis of kurtosis. The first one is called leptokurtic. ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, ये मीन है। मीन्स अगर एवरेज मास 30 है तो मेरा मास 29 आएगा, 30 आएगा या 31 आएगा, या फिर 0 का आसपास आएगा, फिर 100 का आसपास आएगा। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है तो 65 45 का कोई स्कोप नहीं है। तो देयर इज ए स्मॉल डेविएशन फ्रॉम मीन और लार्ज डेविएशन फ्रॉम मीन, इज ए प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ ए लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कर्टोसिस 3 से ज़्यादा आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो 3 का चक्कर पड़ेंगे कि 3 क्यों है। तो बेस लाइन कर्टोसिस इज एज्यूम टू बी 3, तो दिस कर्टोसिस इज ग्रेटर देन 3। और एक्सेस कर्टोसिस कि हाउ एक्स्ट्रा फ्रॉम बेस लाइन इज डिफाइंड एज k-3। इसका k 3 से ज़्यादा होगा तो एक्सेस कर्टोसिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो इट इज एज्यूम्ड और मेनी स्टडीज आर रिवील्ड that stock return follows leptokurtic distribution and it has tail risk in the sense कि यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आया है हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली रिटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव का भी चांस है। इफ कर्टोसिस इज वेरी ग्रेटर देन 3 इट इंडिकेट्स कि देयर इज अ चांस ऑफ एक्सट्रीम डिविजन फ्रॉम एक्सपेक्टेड लाइन। पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं पकड़ रहा है क्योंकि टू द पावर 4 हो गया, तो साइन तो स्क्यूनेस पकड़ेगा, लेकिन डेविएशन का ज़्यादा चांस है। Second type of distribution is called mesokurtic. Meso in Greek is or Latin, I don't know, कहीं भी दोनों में से कहीं होगा, is called middle mesokurtic. इसका कर्टोसिस 3 होगा। One popular distribution of this family is called normal distribution. आगे पढ़ेंगे। Normal distribution is mesokurtic with a कर्टोसिस of 3। इसी से डिफरेंस हमने बेस लाइन बना लिया। थर्ड वन इज योर, तो इट इज एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लाइक कोरोना वायरस, इट वाज एकेडमिक वायरस ऑफ वुहान लेबोरेटरी। एनीवे, चाइनीज पीपल विल किल मी। एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। थर्ड वन इज योर प्लेटोकर्टिक। म्यूचुअल फंड रिटर्न शोज प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एज ए नॉट ए जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, बस जनरली इसका कर्टोसिस लेस देन 3 होगा और डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली सिमेट्रिकल, फेयरली स्मूथ। नाउ अब क्वेश्चन है कि भाई ये तो है कि आपने ऊपर क्या बना लिया और नीचे क्या है, एक्स वाई एक्सिस क्या है। यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे कि ये क्या है, ऊपर क्या जा रहा है, ये क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा सेट है रिटर्न्स का। मैंने आपको कहा कि भाई बच्चे आप मुझे डेटा देते जाना और मैं इसको एक्स एक्सिस में अरेंज करता जाऊंगा, ठीक है, जैसे किचन में लोग प्लेट अरेंज करते हैं, तुम प्लेट देते जाओ, मैं अरेंज करता हूँ। तो पहले आपने -40 दिया, फिर आपने 30 दिया, फिर आपने 0 दिया, फिर 47 दिया, फिर से आपने -40 दिया। तब मैं क्या करूँ, -40 को यहाँ लिखूँ या यहाँ -40 रहने दो, यहाँ पर 2 कर दूँ। तो रिपीटेशन करने से अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखते जाओ। तो इस तरह मैंने फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा, द आउटकम विल बी रिप्रेजेंटेड ओनली वंस ऑन एक्स एक्सिस एंड इफ यू रिपीटेड मेनी टाइम दैट विल बी शोन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट योर फ्रीक्वेंसी एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स योर आउटकम। तो ये जो ऐसे जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे आई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, ठीक है। प्लेट लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर प्लेट कम आया है, राइट, यहाँ प्लेट ज़्यादा है, दिस आइडिया। तो लेप्टोकर्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हिस्टोरिकली क्या है, यहाँ पर ज़्यादा आया, मीन्स यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्लेट को तुमने अरेंज किया है,
यहाँ भी ज़्यादा रेंज की, यहाँ पर कम है, दैट्स आइडिया। तो इट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द आउटकम, single outcome. We are not repeating the outcome on x-axis. Repetition is shown on y-axis. Clear? There's the idea of your kurtosis. So we have discussed dispersion, 4 metric, range, MAD, variance, standard deviation. Then for trend, covariance, then scaling, correlation and coefficient of variation, and then higher order metric, skewness and kurtosis to the power cube and to the power 4. आगे लिखो मोमेंट नोमेनक्लेचर में कभी कभी पूछ लेता है मोमेंट, वेरिएंस में पावर 2 है ना, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट। एमजीएफ अगर जिसने स्टैट्स पढ़ लिया उसको एमजीएफ नहीं पढ़ना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आप इतना ही याद रखो। वेरिएंस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट, स्क्यूनेस इज कॉल्ड थर्ड मोमेंट, पावर 3 होता है इसलिए थर्ड मोमेंट, एंड कर्टोसिस इज कॉल्ड फोर्थ मोमेंट। इस क्वेश्चन कभी कभी लेवल 1 में आएगा, इफ थर्ड मोमेंट इज नेगेटिव देन मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन और मीन विल बी लेस देन मीडियन। Third moment is negative means skewness is negative, so mean will be less than median. That's the way. This is called moment. ठीक है जी, गुड। अब आ जाओ क्वार्टाइल। ठीक है, 10 मिनट और 1 घंटे का वीडियो है। दिस इज अरेंज डेटा -7 -4 12 कर 13 कर दो। ठीक है, देयर आर 10 डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये अरेंज्ड है तो आपको मीडियन निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे? मीडियन क्या होता है, अगर इवन नंबर है तो n/2th डेटा और n/2 प्लस 1th डेटा। n/2 क्या हो गया यहाँ पर, 10/2 फिफ्थ हो गया और 6th, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया फिफ्थ डेटा और 6 डेटा इज 13, तो मीडियन क्या हो जाएगा 6 + 13/2, कितना हो गया ये बताओ भाई, 19/2। ठीक है, क्लियर? अब तुमसे पूछा मीडियन या 58%, अब तुमसे पूछा जाए कि 75% डेटा का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल डेटा सेट कितना है 10 है, तो हमें निकालना इस तरह है n+1 इंटू परसेंटेज। तो अगर 75 परसेंटाइल पूछा जाए तो कैसे करोगे, 10 + 1 11 इंटू 0.75, इट विल बी अराउंड 8.25 आ जाएगा। तो 8 डेटा कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा इतना है और 9 डेटा 25 है, तो 8 से 9 जाने में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 7 का, तो 0.25 जाने में कितना का इंक्रीमेंट होगा। अगर 1 डेटा का मूवमेंट हो गया तो 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 क्वार्टर ही मूवमेंट किया मैंने, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 18 + 0.25 ऑफ 7, दिस इज योर 75 परसेंटाइल। ठीक है, तुम्हें क्वार्टाइल बोला, थर्ड क्वार्टाइल मीन्स 75%, 4 में से 3 ले लिया आपने। क्विंटाइल क्या होगा,
5। तो थर्ड क्विंटाइल का मतलब कितना हो गया, टोटल 5 है उसमें से 3 आपने ले लिया तो 60%। तो थर्ड क्विंटाइल इज 60%, फोर्थ क्वार्टाइल इज 75%। अब 50% निकालो तो क्या होगा, n+1 कितना हो गया 11, 11 इंटू 50% 5.5। तो फिफ्थ डेटा कौन है ये, इसमें आधा और जाना है, तो कितना आधा जाना पड़ेगा 7, राइट। 7 का आधा 3.5 हुआ, तो 6 और 3.5 9.5। Therefore, we are adding +1 so that formula calculated using n/2 or n/2 model or n+1 percentage model will match। इसलिए n+1 ले लेते हैं। ये आपका हो गया क्वार्टाइल। बस इतना ही रखा जाए। थैंक यू।